तो चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रदेश की दो अहम खबरों के बारे में बात करते हैं। विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, आसन के सम्मान पर संग्राम हुआ तो स्पीकर जोशी ने वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। आक्रोशित विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसके साथ ही आपको बताएंगे क्या है नड्डा का मेकओवर प्लान। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आ रहे हैं, जहां वो कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे। नड्डा के दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ ने तंज भी कसा है। तो ये दोनों अहम खबर विस्तार से। सम्मान पर संग्राम, देवनानी स्पीकर में बहस, एक्शन में स्पीकर सीपी जोशी, देवनानी आउट, विपक्ष का वॉकआउट। यू कैन डिक्टेट मी, आप जगह जाइए, आप जगह जाइए, डोंट डिक्टेट मी। कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट। कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल लेट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। ये तीसरे काम का मैं बैठा भी नहीं हूं और आप खड़ा कर डिक्टेट करना चाहते हैं। आई विल नॉट बी डिक्टेटेड। डू व्हाट यू लाइक, आई विल नेम यू। प्लीज गो आउटसाइड द बाहर जाइए। स्पीकर सीपी जोशी का सदन में ऐसा एक्शन कोई नया नहीं है। सोमवार को सदन के शुरू होते ही स्पीकर जोशी देवनानी पर जमकर बरसे। दरअसल शून्यकाल में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। इस पर देवनानी खड़े होकर अपनी बात जोर जोर से रखने लगे, जिससे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी न सिर्फ बिफड़ पड़े बल्कि देवनानी के खिलाफ उन्होंने एक्शन भी ले लिया। जो प्रस्ताव के पक्ष में वहां गए, जो प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास किया जाता। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित रखने का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। देवनानी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है, अपना विरोध का प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होता और जिस तरीके से जो है हरकत की गई है, मैं प्रस्ताव करता हूं आपसे कि इनको आज के लिए कम से कम हाउस से निकाला जाए और निकालने के बाद भी कल इनकी एंट्री माफी मांगने के बाद में ही हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दखल दिया और स्पीकर से देवनानी को निष्कासित न करने के लिए विचार करने की अपील भी की, लेकिन स्पीकर नहीं माने। आसन से आग्रह निवेदन है, इस प्रकार के प्रस्ताव के आधार पर के वातावरण को जो एक अच्छे ढंग से सदन चलने का एक प्रोसेस अब की बार शुरू हुआ है। मैं सोचता हूं इसको इन छोटी छोटी बातों पर एहसास हो गया। मैंने स्वयं ने मान लिया कि आप खड़े थे तब उन्हें नहीं बोल करके आपके बैठने के बाद अगर वो अपनी मन की कोई बात कहना चाहते तो कह सकते थे। गुलाब चंद कटारिया के जवाब से स्पीकर संतुष्ट नहीं हुए और देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। तो इसके विरोध में बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं बीजेपी के सदन से वॉकआउट को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पक्ष के नेता भी जब सदन का अध्यक्ष पांव पर हो तो वो इंटरफेयर करके बीच में नहीं बोल सकते। जिस तरह का व्यवहार उनका था, उसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने मौका दिया कि आप अभी भी कटारिया जी मुझे डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कटारिया जी की मॉरल ड्यूटी बनती थी कि वो खुद खेद प्रकट करते या वो सदस्य खेद प्रकट करते, लेकिन राजस्थान की जनता की किसी भी बात से उनको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बजट इतना अच्छा आया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा पॉलिटिकली कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं तो चलो उन्होंने सोचा चलना ही उचित रहेगा, क्योंकि बजट पे बोलना पड़ता, स्थगन पे या 295 पे बोलते और ध्यान आकर्षण और याचिकाएं थी तो उनको बोलना पड़ता। और उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने जनता के हक को देखते हुए, वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें बोलना चाहिए था और इस तरीके से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वो पॉलिटिकली उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं इसलिए सारे के सारे छोड़ करके चले गए, उनकी तैयारियों में जुटने के लिए चले गए। ये साफ हो गया
कि इस कोरोना महामारी के बावजूद अशोक गहलोत जी ने शानदार बजट पेश किया। उनके बोलने के लिए कोई जवाब नहीं और बहाना कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए जनहित के मुद्दों को कुर्बान कर दिया। इससे जाहिर होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत जरूरी या सतीश कौम और आवाम के मुद्दा हटाना जरूरी। वहीं आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र राठौड़ में पॉलिटिकल वॉर देखने को मिला। एक और जहां खाचरियावास ने बीजेपी को घमंड में चूर बताया तो राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है इसमें कोई दोहराई नहीं, वो घमंड में चूर है। रोजाना गलत मुद्दों पर झूठ बोलने से बीजेपी का जो लोगों में भावना है वो कमजोर पड़ रही है। लोग इस बात को जानते हैं कि वर्तमान नेतृत्व हमसे नहीं लड़ रहा कांग्रेस से, वो वसुंधरा राजे सिंधिया से लड़ रहा है। अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो उनसे बड़े हैं। जो इनका इंटरनल वॉर है वो इतना जबरदस्त है कि बीजेपी पिछले 2 वर्ष में ना तो विपक्ष की भूमिका निभा पाई, ना कोई बड़ा आंदोलन कर पाई। जयपुर में मुश्किल से 100-125 लोग पूरे प्रदर्शन में वो जुटा पाए। आज तक 2 वर्षों में बड़ा आंदोलन नहीं, बड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा पाए। एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार सुशासन में लगी हुई है, अपना काम करते जा रही है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जो बजट आया वो बजट ऐतिहासिक है। जो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं 60 इंच का सीना रखता हूं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, और उन्होंने साबित कर दिया। हर सेक्टर में छूट दी। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजेंद्र राठौड़ का तो तय है कि वो नाम तो ना राजेंद्र राठौड़ है लेकिन झूठ बोलने में मास्टरी है। अब उनको आंखें क्या है कि चश्मा चढ़ा लेना चाहिए, चश्मे से देखनी चाहिए भीड़। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ मातृकुंडिया में थी, वहां मैं खुद था, और भीड़ का वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो टाइम तय कर ले, बता दें कि उनके पास कितनी भीड़ है, हमारे पास कितनी भीड़ थी। आज तक वो तो 2 बरस में 200 आदमी नहीं जुटा पाए, और कांग्रेस के हर सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा भीड़ हो रही है। लोगों का बीजेपी के झूठ से लोग पीछे हट रहे हैं, बीजेपी के झूठ से लोग परेशान हो गए। ये लगातार जो बयानबाजी करते हैं वो चर्चा में रहने के लिए करते हैं। ये 2-3 नेता जो हैं इनके, वो बीजेपी पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में अंदर खाते उनकी स्थिति कमजोर है। सारे विधायक इनके साथ नहीं है, इसीलिए वहां लेटरबाजी चल रही है। केरी लाल के बड़े हसीन सपने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का कुराज, ठहरा हुआ विकास और जर्जर कानून व्यवस्था, ये आज आम आदमी का मुद्दा बन चुके हैं। और मैं समझता हूं कि छदम रूप से कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेने, नरेगा में लगे मजदूरों को लाकर खड़ा कर देना, इससे लोकप्रियता सिद्ध नहीं होगी। कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगा जब उपचुनाव घोषित होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा तो उसके बाद समीक्षा होगी। ये बजट घोषणा कर देना, में थपथपा देना एक बात है, पर घोषणा को पूरा करना, उनको वित्त पोषित करना दूसरी बात है। और वही असलियत है बजट की, जिससे ये कोसों दूर है कांग्रेस की, गहलोत की सरकार। प्रीमियम की राशि कटने के बावजूद किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिलने का मामला विधानसभा में उठा। सवाल को लेकर विपक्ष ने सहकारिता मंत्री को घेरने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर सहकारिता मंत्री ने मामले में अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। 82,664 लोगों ने बीमा का पैसा कटाया, किसान का तो कट गया। इन किसानों को जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस दुर्घटना बीमा के हकदार हैं, उनको कौन पेमेंट करेगा ये बता दें। अगर वो नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो क्या सरकार करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मतलब बीमा में विलंब हुआ है। पहली कंपनी आउट हुई, उस डिफॉल्टर थी, और उसके दूसरा बीमा करने में, नियम और बनाने में काफी लंबा समय अधिकारियों ने लगाया। उसकी जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच आती कर देंगे, लेकिन बीमा होने के बाद ही ये बात होगी। उसका भुगतान कौन करेगा, इसके लिए किसी मार्फत प्रश्न आएगा तो बिल्कुल सदन में जवाब दूंगा कि किसानों को नुकसान नहीं होना। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 3 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बुधवार सुबह 11 बजे से एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी।
तो विधानसभा की कार्यवाही तो स्थगित हो गई है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार अभियान से अब तक दूर रहने वाली कांग्रेस आने वाले उपचुनाव में इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी है। आइए दिखाते हैं कांग्रेस ऑनलाइन प्रचार के लिए किस तरह की कवायद में लगी है। सोशल मीडिया के रथ पर सवार होगी कांग्रेस। उपचुनाव में सोशल मीडिया पर कांग्रेस का प्रचार। वोटरों तक पहुंचने के लिए डेटा जुटाने में जुटी कांग्रेस। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधेगी कांग्रेस। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर सोशल मीडिया को हथियार बनाने की कवायद में लग गई है। इसके लिए पार्टी ने 4 सीटों के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाई है। ये 5 लोगों की टीम ग्रुप कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। साथ ही पार्टी की आईटी सेल वोटरों का डेटा जमा करेगी। इसके बाद पार्टी सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार अभियान शुरू करेगी। गहलोत सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरा जाएगा। मतलब साफ है, रियल लाइफ का इलेक्शन वॉर अब सोशल मीडिया पर नजर आएगा। हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, हमने सोशल मीडिया की रणनीति बनाई है और इन चारों उपचुनाव के लिए सोशल मीडिया को हम विशेष निर्देश दे रहे हैं, किस तरह से वो काम करेंगे। वो सब बातें हमने तय की है और उन बातों पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक तरह से ये सोशल मीडिया के लिए टास्क भी है कि हम इन चारों उपचुनाव में सोशल मीडिया किन किन तरह से काम कर सकती है। आपको बता दें कि पार्टी ने प्रदेश भर से 800 ट्रेंड युवाओं का आईटी सेल के लिए चयन किया था। इसमें से कुछ को उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी भी दी जा रही है। दरअसल कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधना चाहती है। साथ ही उसकी कोशिश केंद्र सरकार को घेरने के साथ साथ गहलोत सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की है। इस प्रकार से आज के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, सोशल मीडिया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग बाग जितना ज़्यादा रहने लग गए हैं और जिस तेज़ी के साथ में सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बात हम अंतिम छोर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, अब कांग्रेस हर जगह अपने आप को अपडेट कर रही है। मतलब साफ है, कांग्रेस हर उस सेक्टर में बीजेपी से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रही है, जिसका असर भी जल्द ही देखने को मिलेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कांग्रेस सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाने की तैयारी में है। फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे नड्डा का मरुधरा प्लान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं नड्डा के मिशन मरुधरा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे के सियासी प्रभाव से इनकार कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी के हाथ खाली ही रहेंगे। जेपी नड्डा का मरुधरा दौरा कल आ रहा है उनके, बड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। नड्डा के दौरे से मजबूत होगी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, न नड्डा जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे मोदी जी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी खींचतान और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए ये दौरा किसी संजीवनी से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति में जयपुर शहर को सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आगमन है। जयपुर शहर अतिथियों के आव भगत के लिए और पलक पावड़े बिछाने के लिए जाना जाता है। जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापारी, किसान, युवा, महिला, दलित, शोषित, वंचित सभी समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुलाब की पंखड़ियों से भव्य स्वागत करेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कार्य समिति की अहम बैठक भी होगी। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में आ रहे हैं, वही जयपुर में कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है और वह प्रदेश कार्य समिति को कल संबोधित करेंगी। अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी के लिए दौरा अहम है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे को लेकर निश्चिंत है। पीसीसी चीफ डोटासरा तंज कसते हुए कहते हैं कि नड्डा जी बीजेपी को एकजुट कर विपक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर लें तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये इनको छोटा मोटा समझाइश कर जाएं और ये थोड़ी बहुत इनकी टूटत कम हो जाए तो प्रतिपक्ष की निभाने लायक ये लोग रह जाएं। आज प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी ये नहीं है, एक दूसरे में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने तो सरकार के कामकाज पर निगरानी करने और उसमें अगर कोई कमी है तो उसके बताने के लिए इनको मैंडेट दिया था, और ये तो अपने में ही एक दूसरे में खामियां निकालने लग गए। आपको बता दें कि लोक लुभावन बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत 2 किसान सम्मेलन कर उपचुनाव के लिए शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का खेमा अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस चारों सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। भाई नड्डा जी का पड़ेगा न कोई मोदी जी का पड़ेगा। राजस्थान की जनता, किसान, आम आवाम जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। ये धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के लिए भी अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खा चुकी बीजेपी के लिए वापसी का ये अहम मौका है। सौरभ गृहस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गोवर्धन परिक्रमा के प्लान के साथ ही मरुधरा की सियासत गर्मा गई है। राजे की इस यात्रा को सियासी जमीन की तलाश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है, तो बीजेपी इसे निजी यात्रा बताकर मामले को रफा दफा करना चाहती है। उपचुनाव से पहले दर्शन वाली सियासत। वसुंधरा की गोवर्धन परिक्रमा पर सियासत भारी। सतीश पूनिया जी को तलब कर लिया ना, आपने देखा ना, नड्डा जी ने तलब कर लिया। अब ये नहीं समझ रहा है इनसे, तो नड्डा जी खुद आ रहे हैं। करीब 2 साल तक शांत रहने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सियासी हलचल से मरुधरा की सियासत फिर से गर्म होने लगी है। वसुंधरा की सक्रियता कांग्रेस के लिए सियासी वरदान की तरह है। आपको बताएंगे देव दर्शन पर सियासी घमासान की, लेकिन पहले बात राज्य की देव दर्शन यात्रा की। 7 मार्च से देव दर्शन यात्रा पर निकलने की योजना बना रही वसुंधरा राजे ने रविवार को जयपुर से इसका आगाज भी कर दिया। गोविंद देव जी और काले हनुमान जी मंदिर में पूजा करने पहुंची पूर्व सीएम राजे ने सियासी संकेत भी दिए। राजे की मंदिर यात्रा में जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा के साथ ही मालवीय नगर और सांगानेर के विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वसुंधरा की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस बीजेपी की खेमेबाजी बता रही है। तो ये टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये चरमरा करके इनका जो छोटा मोटा जो मकान है वो भी ढहने वाला है। इनको अपने मकान की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इसे निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ना चाहती है। वो उनका निजी कार्यक्रम है और किसी भी व्यक्ति को अपना निजी कार्यक्रम करने का पूरा हक है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। विधायक भी उनके साथ सांसद विधायक। हाँ, हम उनसे दूर हैं भाई। ये कौन सा सवाल पैदा हो गया? वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आप भी जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वसुंधरा की ये यात्रा उस वक्त शुरू हो रही है जब केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के अंदर समन्वय बनाने का दावा कर रही है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मार्च को राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं और बीजेपी की ये खटपट कांग्रेस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य हो तो वो जाने, लेकिन मैंने जो पढ़ा है अब तक उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है तो वो गुप्त रहना चाहिए। इंदिरा जी ने माउंट आबू में, हम लोग थे 84 में, गुजरने से 2 महीने पहले वहाँ पर रुद्राभिषेक किया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने यहाँ आकर के रुद्राभिषेक किया था। वो इन चीज़ों को गुप्त रखती थी। कांग्रेस में गहलोत पायलट नज़दीक आ रहे हैं, मन साझा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी किसान रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी में एकजुटता तार तार है। वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा की तैयारी में जुटी है, तो दूसरा धड़ा सत्ता पक्ष के हमलों का करारा जवाब देने के लिए विधानसभा में डटा है। इस बीच जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। देखना है वो पार्टी की एकजुटता के लिए किस तरह का मैसेज देकर जाते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
तो परिक्रमा का मकसद वसुंधरा जाने, लेकिन इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे पटवारियों का पेन डाउन हड़ताल।